पिछले 2 सालों से अगर रीजनिंग तर्क शक्ति का बोला जाए तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं और ये बैंक में ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब ये भी नहीं बोल सकते कि एसएससी में नहीं होगा। तो चलिए अब एक नया तरीका है। अगर मैं बोलूं कि इन ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल तो बात एक ही होगा। चलिए शब्दों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। इन्फरेंसेस अर्थ है अनुमान। पहले था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। एजम्पशन का अर्थ होता है कल्पना। तो हम कल्पना से अनुमान की तरफ चलते हैं, एजम्पशन से इन्फरेंस की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसे हम आसानी से केवल अर्थ समझ के कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एजम्पशन कल्पना और इन्फरेंसेस के में अनुमान, मतलब एजम्पशन का मतलब होता है कल्पना, जैसे मैंने बोला है। इन्फरेंसेस का मतलब होता है अनुमान। इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है? क्यों कोई चीज एजम्पशन है, क्यों कोई चीज इन्फरेंसेस है? और जब हम इन्फरेंसेस के सवालों को सॉल्व करेंगे, मतलब अनुमान के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना होगा? तो एक देखिए नीचे लिखा हुआ है, फैक्ट प्लस एजम्पशन इज इन्फरेंसेस। मतलब जब अगर कल्पना के साथ उससे मिलती जुलती कोई अवस्था, कोई स्टेटमेंट जो वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है वो मिल जाता है तो हम उसे बोलते हैं अनुमान किया। जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के पास से गुजर रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रही है और लोग दौड़ के बेतहाशा भाग रहे हैं। तो आपको तुरंत क्या अनुमान होता है? तो आपकी कल्पना के साथ अनुमान, जो ये दोनों एक ही बड़ी तेजी के साथ आता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, इसके लिए इतने जोर से धुआं निकल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। तो ये आपकी कल्पना थी और कल्पना को के साथ वास्तविकता क्या था कि लोग भाग रहे हैं, धुआं निकल रहा है, जिसके चलते आपकी कल्पना जो है वो अनुमान में परिवर्तित हो गया और आपने सोच लिया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। देखिए, जब भी कोई र्यूमर आता है और र्यूमर वो तेजी तभी पकड़ता है जब उसके साथ एक वास्तविकता का कुछ चीज जुड़ जाता है। तो समझेंगे कि र्यूमर जो है ये एक तरह का इन्फरेंसेस है जो आपके किसी फैक्ट के साथ जुड़ गया है। जैसे आप समझ लीजिए कि आज से 5-6 साल पहले सारे के सारे आपके गणेश जी दूध पी रहे थे। तो ये कल्पना, और किसी ने ग्लास को लगाया, दूध कम हो गया, तो वो थोड़ी सी वास्तविकता, इसके साथ ये अनुमान पैदा हुआ जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंसेस। अब हम हल्का सा, अब तो हमें समझ में आ गया। अब इसके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए, अभी तो एक्चुअली मेरे को आपके इन्फरेंसेस के बारे में बोलना था कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं एक कहानी बोलने से जो आपको एसप फेबल्स में दिए गए। आप भी इस कहानी को जानते हैं। हल्के से बोलता हूं, फटाफट बोलता हूं कि एक किसान था और उसके घर में एक नेवला था। किसान के घर में एक छोटा बच्चा था जिसे आपके क्या कहते हैं, वो क्रेडल बोलते हैं, जो बोलते हैं बच्चे को जो सुलाया जाता है, जो छोटा सा पलंग होता है, उसमें सुलाया हुआ था। तो उस किसान की वाइफ जो है कहीं घर पे निकली, दरवाजा बंद कर दी, घर में कोई नहीं था और नेवला था। अब क्या है कि उसी वक्त एक सांप घुसता है घर में। सांप और नेवले में युद्ध होता है। नेवला सांप को मार देता है, लेकिन उसके मुंह में और इसमें खून लगा हुआ रहता है। उसी वक्त किसान की बीवी आती है, उसे नेवले के मुंह में और हाथ में खून देखती है, तो वो जो पलंग पे छोटा बच्चा जो था उसके ऊपर नजर नहीं देती, उसको ये पकड़ लेती है कि इसने बच्चे को जख्मी कर दिया है। वो गुस्से से नेवले को मार देती है। बाद में जब देखती है कि बच्चा सही सलामत है तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। एक ऐसी कहानी है
ये कहानी क्या है कि आप अगर एक ऑफिसर बन के बैंक में या एसएससी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में इतनी अंतर्दृष्टि होना चाहिए कि कौन सा अनुमान सही है, कौन सा अनुमान गलत है, इसमें आप फर्क कर सकें, जिसके लिए ये एग्ज़ाम आपसे लिया जाता है। और इस एग्ज़ाम का एक ही चीज़ है, कोई शॉर्टकट विधि नहीं, अर्थ समझ के तरीके से डील करना। इसलिए मैंने इस कहानी को बोला, क्योंकि दूसरे जो तरीके दिखाए जाते हैं कि शब्दों को लेके, कभी भी जो इस तरह की कहानियाँ या पैसेज लिखा जाता है, ये सोच के नहीं लिखा जाता है कि इसमें कौन से शब्द को मैं प्रयोग करूं कि बच्चे इसकी इन्फेरेंसेस बड़े आसानी से निकाल लें। तो अगर मैं YouTube में दिखाता हूं तो मैं तो अपने हिसाब का पैसेज उठाऊंगा, जिसमें आपको मैं जो बताऊंगा वो दिखेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। इसलिए संभल जाइए, अर्थ जान के करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्फरेंसेस के सवाल जो होते हैं उसमें पहले 4 सवाल होते थे, मतलब 4 उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, अभी 5 होते हैं। तो क्या क्या है? डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। मतलब अगर सही है तो डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू। मतलब आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के, अगर आपके स्टेटमेंट में जो दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये हो रहा है, तब तो उसको डेफिनेटली ट्रू बोलते हैं। या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस बात को मानने के बाद जो उसके बाद वाला कार्यक्रम देखा जाता है तो फिर आप डेफिनेटली ट्रू होता है। जैसे समझ लीजिए कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था, तो ये प्रोबेबली ट्रू हो सकता है फैक्ट्री में आग लगी हुई है, लेकिन अब जब देखते हैं कि दमकल आके पानी छींट रहा है तो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है कि वो हुई है। इसी तरह प्रोबेबली फॉल्स, लगता है ये गलत है। डेफिनेटली फॉल्स, जब उसके आपके वास्तविकता में कुछ आपको एविडेंस मिलता है तब आप बोलते हैं डेफिनेटली फॉल्स। तो आपको यह पहले समझ लेना होगा डेफिनेटली ट्रू क्या है, प्रोबेबली ट्रू क्या है, प्रोबेबली फॉल्स क्या है, डेफिनेटली फॉल्स क्या है। और एक 5वां जो आता है, डाटा इनसफिशिएंट है। मैंने आप बोलने के जो आपकी स्टेटमेंट जो है उसी के अंदर में रह के आपको चूंकि बोलना है, और चूंकि स्टेटमेंट में कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोलते हैं कि डाटाज आर नॉट सफिशिएंट। जो दिया गया तथ्य है वो संपूर्ण नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है। आशा करता हूं चीजों को समझ गए हैं। अब चलिए हम पैसेज पे उतरते हैं। देखिए, पैसेज को पढ़ने के पहले एक नजर फटाफट देख लेते हैं क्या बोला गया है। जैसे हमको आंसर 1 को टिक करना है, अगर वो डेफिनेटली ट्रू होगा। 2 नंबर है कि प्रोबेबली ट्रू है। 3 नंबर है डाटाज आर इनएडिक्वेट टू आंसर, मतलब डाटा कम है। 4 नंबर है डेफिनेटली फॉल्स है। 5 नंबर है प्रोबेबली फॉल्स है। चलिए अब पूरे पैसेज को हम पढ़ते हैं। द मोस्ट रिसेंट केस ऑफ यूथानसिया। अब यूथानसिया क्या है आपको अगर पता नहीं है तो चलिए हमें भी ठीक से पता नहीं है, समझ लेंगे क्या है। पैसेज को पढ़ने से समझ में आ जाता है। द मोस्ट रिसेंट केस ऑफ यूथानसिया इन इंडिया वाज दैट ऑफ ए मुंबई कपल who approached the court to seek medical termination of a pregnancy after the legally permissible abortion time limit has been crossed। तो कहने का मतलब है कि एक दंपत्ति मुंबई में वो कोर्ट के पास गया और बोला कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, मतलब एबॉर्शन करवा देना है, जबकि एबॉर्शन के लिए जो वक्त दिया गया, परमिसिबल लिमिट जो टाइम था, वो खत्म हो चुका था। तो कहने का मतलब यहां से 2 चीज तो मिल गया। पहला क्या है कि एबॉर्शन जो है अगर समय के पहले है, जो एक समय लिमिट है, बिना परमिशन का भी करवाया जा सकता है। और दूसरी बात है, यूथानसिया का मतलब तो हो गया कि वही हो गया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब
जो बच्चा जो है वो जब जन्म ले चुका है उसको निकालना मतलब मारने की बराबर होता है। तो मारने का अधिकार मतलब खुद को मारने का या किसी और को मारने का, ये अधिकार कोर्ट देता है। क्या कि कोर्ट के पास गया, इसका मतलब यही हुआ ना। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स द फोटस हैड बीन डिटेक्टेड टू हैव सीरियस डिसेबिलिटीज which would affect the quality of life of the child if born। दंपति के अनुसार गर्भ में जो है कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटी है, जिसके कारण जो बच्चा जन्म लेगा वो सही सलामत क्या कहते हैं उसकी जीवन नहीं होगी। द कोर्ट डिनाइड देम परमिशन, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। गिविंग इट्स ओन लॉजिक, कोर्ट ने अपना लॉजिक दिया। अंडरलाइनिंग द अनबॉर्न बेबीज राइट टू लिव डिस्पाइट डिसेबिलिटी, बोला है कि बच्चा अब जन्म ले चुका है गर्भ में, बच्चे का अधिकार है कि वो कैसे भी हालत में रहे, वो जिंदा रहे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, तो ये दो शब्द है। फॉर्चुनेटली का हम कहते हैं कि भाग्यवश, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। तो यहां पे देखिए इन दो शब्दों में जो राइटर जो है ये बोल समझ नहीं पा रहा है कि इसको सौभाग्यवश बोलूं या दुर्भाग्यवश बोलूं। द इश्यू वॉज रिजॉल्व इन ए डिफरेंट वे व्हेन द मदर सफर्ड ए मिसकैरेज ए लिटिल लेटर एंड लॉस्ट द बेबी। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है जो जिसने पैसेज को लिखा है कि इसे सौभाग्यवश बोलूं या दुर्भाग्यवश बोलूं, कि केस इसलिए सलट गया कि मदर का खुद ही मिसकैरेज हो गया और बच्चा जन्म नहीं लिया, बच्चा ऐसे ही निकल गया। ग्लोबली इन ए लैंडमार्क केस ए ब्रिटिश टीनेज गर्ल, एक ब्रिटिश की टीनेज मतलब किशोरीय बालिका, won the right to die the way she want। उसने कोर्ट से परमिशन मिला कि जैसे वो मरना चाहती है उसे वो प्राप्त हो। Terminally ill health Jones, just 13 years old, has spent much of the past 8 years in hospital wards undergoing a treatment of leukemia। ल्यूकेमिया तो हम जानते हैं, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर है। 13 साल की उम्र की बच्ची 8 साल तक उसका जो है हॉस्पिटल में ही गुजरा। वो अपनी स्वेच्छा मौत की आवेदन करती है, किसके पास? कोर्ट के पास। यूथेनेसिया is a complex because the issue is attached to ending life voluntarily। ये जो यूथेनेसिया का आप समझ में आ रहा है हमें मीनिंग जो है, इसका मतलब है स्व इच्छा से मरने की क्या कहते हैं आवेदन। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि खुद को मार डालना। Surprisingly, today it has been legalized only a handful of countries। बोले बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ ही देशों में इसका परमिशन मिला हुआ है। But here too and elsewhere the many forms of euthanasia have been taken into consideration। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में हर जगह इस तरह के स्वेच्छा से मृत्यु के तरह तरह के केसेस हैं जो कंसिडर करने के योग्य हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है, द कोर्ट्स इन इंडिया हैव द अथॉरिटी टू सैंक्शन यूथेनेसिया। ऐसे तो भाई कोर्ट को मृत्यु, हमारे देश में मृत्यु दंड भी दिया जाता है, तो मतलब है खुद को मारना जो है और को मारना, ये अधिकार कोर्ट दे सकता है। तो ये तो मैंने इस तरह बोल दिया, लेकिन यहां पे अगर पैसेज के ऊपर देख के बोला जाए तो वो दंपत्ति जो था, वो दंपत्ति कोर्ट में इसलिए गया था कि प्रेगनेंसी का जो एबॉर्शन का टाइम है वो गुजर चुका था और वो कोर्ट का परमिशन चाह रहा था कि बच्चे को एबॉर्शन कर दिया जाए। बच्चे को एबॉर्शन कर दिया जाए मतलब क्या? बच्चे को मार दिया जाए। तो ये बात तो है, देखो चूंकि वो कोर्ट गया था, कोर्ट ने उसका केस सुना, तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये इन्फरेंसेस है और ट्रू इन्फरेंसेस है, ये सही है, यहां पे कोई गलत नहीं है। क्योंकि दो कांड एक साथ घटा है, दंपत्ति का कोर्ट में जाना और कोर्ट परमिशन नहीं देना। मतलब अगर कोर्ट के पास सारी चीजें सही होती तो कोर्ट परमिशन देता,
तो दिस इज इन्फेरेंस इज 100% ओके। दूसरा बोलता है द कोर्ट कंसिडर द एज ऑफ द फोटस बिफोर ग्रांटिंग परमिशन फॉर एबॉर्शन। हाँ, गर्भ कितने दिन का है यह पहले कोर्ट जानना चाहता है, तभी तो कोर्ट ने जान के बोला कि नहीं भैया आपके दिन तो हो गए हैं, तो इसके लिए अब वो बच्चे को जन्म का अधिकार है। तो ये जो है द कोर्ट कंसीडर द एज ऑफ फोटस बिफोर ग्रांटिंग परमिशन फॉर एबॉर्शन, ये डेफिनेटली ट्रू है, इसमें कहीं पर भी कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि पैसेज में ये वर्णित है। इट इज फॉर्चुनेट दैट द मुंबई कपल लॉस्ट द बेबी। देखो यहां पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोला हुआ है, तो यहां पे जो ऑथर है वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है ये सौभाग्यवश है या दुर्भाग्यवश है। इसके लिए इस इन्फेरेंस को अगर हमें लेना है तो हम बोलेंगे ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि मेरे यहां पे पैसेज में ध्यान देना, इस पैसेज में ये ना तो दुर्भाग्यजनक बोला हुआ है ना ये सौभाग्यजनक बोला है। इसलिए इस इन्फेरेंस को अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो बोलेंगे ये कहीं पर भी, चूंकि मेरे पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं इसको डेफिनेटली फॉल्स बोलूंगा। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि राइटर खुद अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा है कि इसे वो सौभाग्यवश बोलूं या दुर्भाग्यवश बोलूं। तो चूंकि ये न दाएं हैं न बाएं हैं, तो इसलिए इसको बोल देना ये बहुत ही गलत होगा। इसके लिए इसको हम देखो, गलत शब्द का मतलब ही क्या है, डेफिनेटली फॉल्स। अब हम चौथे केस में आते हैं। द ऑथर इज अगेन लीगलाइजिंग यूथेंसिया। ये जो है बोलता है कि ऑथर जो है यूथेंसिया का जो है विरोध है, लीगलाइज होना नहीं चाहिए, ये उसकी मत है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इन दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है सरप्राइजिंगली टुडे इट हैज बीन। तो मतलब जो है कि ऑथर देख रहा है, ऑथर ये मानता है कि केवल कुछ देशों ने दिया, जबकि ये तो सबको देना चाहिए था, क्योंकि हम आज यूथेंसिया बहुत रूप में हर जगह विद्यमान है, तो इसके फेवर में है। अब चूंकि ये फेवर में है और यहां उल्टा लिखा गया है द ऑथर इज अगेन लीगलाइजिंग यूथेंसिया, तो हम बोलेंगे ये डेफिनेटली फॉल्स है। अब हम पांचवें हैं, द ब्रिटिश कोर्ट्स अलाउ एनीवन टू डाई द वे वन वांट। बोलता है कि ब्रिटिश कोर्ट क्या, कोई भी जाएगा बोलेगा कि मैं जैसे मरना चाहता हूं ब्रिटिश कोर्ट दे देगा? नहीं, ऐसा अगर है, कहीं नहीं लिखा है कि वहां पे जैसे वो लड़की चूंकि आपकी ल्यूकेमिया की थी, कोर्ट ने इनके सारे चीजों को देखा, देखने के बाद उसे ये दिया। तो इसका मतलब है कि कहीं पर यह नहीं लिखा है कि ब्रिटिश में है जो भी चाहता है जैसे भी चाहता है वो कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कि मेरे को स्वेच्छा से मृत्यु, मेरे को मौत चाहिए, तो तुरंत ब्रिटिश कोर्ट उसको परमिशन देगा। ये कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे डेफिनेटली फॉल्स करेंगे। तो देखिए यहां पे जब हमने किया है, हमने डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स इस मुद्दे को देखा है। अब आगे के मुद्दे में हम जाके थोड़ा और भी देखेंगे, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स भी कौन से केसेस होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। पैसेज को पढ़ने के पहले मार्क क्या क्या है देख लेते हैं। मार्क ए जो है वो डेफिनेटली ट्रू बोलता है, मार्क बी जो है वो प्रोबेबली ट्रू है, जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है और पॉजिटिव है वो प्रोबेबली ट्रू होता है। मार्क सी जो है डाटा आर इनएडिक्वेट बोला गया है। मार्क डी जो है वो बोला गया है प्रोबेबली फॉल्स, और मार्क ई जो है वो बोला गया है कि आपका डेफिनेटली फॉल्स। चलिए अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। द लेटेस्ट डाटा टू शो दैट द ओवरऑल पावर सिचुएशन हैज गॉटन वर्स। जो डाटा आया हुआ है वो दिखा रहा है कि ओवरऑल जो पावर सिचुएशन मतलब है बिजली की जो समस्या है वो और भी खराब हो गया है। विद द रेशियो फॉर पीक लोड शॉर्टेज नाउ द हाईएस्ट इन ए डिकेड। पीक लोड मतलब जैसे शाम के वक्त में
सबके घर में बत्तियां जलती है, जब पीक जरूरत होता है, सबसे ज्यादा जरूरत होता है, उस वक्त तो शॉर्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और इस दशक में 10 साल में सबसे ज्यादा है। इन एब्सोल्यूट टर्म द पावर डेफिसिट हैज हिट रिकॉर्ड लेवल्स एंड सीम ऑलमोस्ट सर्टेन टू फर्दर डिटोरिएशन विदाउट रियल रिफॉर्म ऑन द ग्राउंड। और अगर संक्षेप में बोला जाए, ये जो पावर की जो कमी है वो क्या है, वो रिकॉर्ड लेवल को हिट कर चुका है और अगर कुछ किया नहीं गया तो ये और भी खराब हालत में चला जाएगा। इवन एज एग्रेसिव टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस इन द पावर सिस्टम रिमेन मच हाई एट ओवर ए थर्ड ऑफ टोटल generation. Pan India capacity addition is now well below target. बोलता है टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो है रिमेन मच हाई एट ओवर ए थर्ड ऑफ टोटल जनरेशन। जितना बिजली पैदा होता है उससे उसका 1/3 जो है वो आपकी इन लॉसेस में जाते हैं। पान इंडिया कैपेसिटी एडिशंस इज नाउ वेल बिलो टारगेट। और पान इंडिया मतलब एडजेसेंट यहां से भी है, वहां का भी टारगेट से कम है। ए शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट एंड स्किल्स इज ब्लेम्ड फॉर द मार्क्ड स्लो डाउन इन ऑगमेंटिंग पावर कैपेसिटी। बोला जा रहा है कि इक्विपमेंट की कमी और जो है स्किल्स की कमी, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं इस पावर की कमी के लिए। But the dearth of resources can only be a relative। मतलब ये रिसोर्स की कमी जो है वो एक रिलेटिव समस्या है, मतलब उतनी बड़ी समस्या नहीं है, ऑथर बोलता है। In fact, the real ban of the sector is continuing revenue leakage in the state power utilities and unacceptably high aggregate technical and commercial loss, much of its plain theft of electricity। लेकिन बोला क्या जा रहा है इसमें कि इन सब से जो दिखाया जा रहा है कि टेक्निकल और कमर्शियल लॉस है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, वो चोरी है। गिवन द प्रीपोंडरेंस ऑफ स्टेट यूटिलिटी इन पावर सप्लाई, द फैक्ट दैट दे रिमेन वेरी मच इन रेड डज अफेक्ट इन्वेस्टर्स कंफर्ट रिटर्न फंड्स फ्लो। और इसके लिए जो प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिश है उसमें सबसे ज्यादा लोग पैसे इसलिए लगाते हैं कि पैसा कब रिटर्न आएगा वो कहीं पर भी स्थिर नहीं है। तो चलिए हमने छोटे में अपने तरीके से अर्थ को जाना। अब देखो यहां पहला सवाल है, इंडियन पावर जनरेशन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये पूछा गया है, ये उसने एक कंक्लूजन दिया है। इस कंक्लूजन को हमें इन्फेरेंस निकालना है, ये क्या हो सकता है। तो देखिए पावर जनरेशन में प्राइवेटाइजेशन की तो बात थोड़ी सी बोली गई है, यहां इतनी नहीं बोली गई है, और कि पावर जनरेशन जो है वो लार्जली कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पैसे लगाने से पैसे वक्त पे नहीं आते हैं। ये बात तो ये साबित करता है कि प्राइवेट सेक्टर भी पावर जनरेशन में है। तो हम नेचुरली इसमें 1C करेंगे। क्यों करेंगे? डाटा आर इनएडिक्वेट। तो कहने का मतलब है कि अगर कि हमारे किसी भी पैसेज में कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाए जो पैसेज पढ़ने से संपूर्ण रूप से अपोज में भी नहीं जाता है और सपोर्ट में भी नहीं जाता है, हमें कमी झलकती है कि अगर इसमें कुछ और बातें होती तो शायद मैं बोल पाता कि ये कहां तक सही है। तो वहां हम क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं डाटा आर इनएडिक्वेट अर्थात 1C। दूसरा है रिफॉर्म इन पावर सेक्टर इन इंडिया हैव नॉट येट अटेन्ड इट्स डिजायर्ड लेवल। देखो ये बात तो कहीं नहीं लिखी गई है, लेकिन स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो मतलब है रिफॉर्म्स की जरूरत है। बोला गया कि अगर इमीडिएट रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तो हम
ये बोलना कि वो डिजायर्ड लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, एक तो डिजायर्ड लेवल तक तो नहीं पहुंचा है, इसी का अनुमान हो रहा है। लेकिन कितना पहुंचा है कितना नहीं पहुंचा है ये चूंकि मेरे पास पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर क्लियर है, पहला जो हमारे इंडियन पावर जनरेशन प्राइवेट सेक्टर के बारे में थोड़ा सा अनुमान था, हमने बोला डाटा आर इनएडिक्वेट। लेकिन दूसरे में जो है, हम देखिए पावर जनरेशन की जो प्रॉब्लम्स को लेके बार बार चर्चा किया गया है और रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया है, तो इसमें मुद्दे कुछ ज्यादा उठाए गए हैं, तो हम डाटाज आर इनएडिक्वेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रोबेबली ट्रू, ये शायद सही है। क्योंकि डेफिनेटली हमारे इस पूरे पैसेज के अंदर में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि रिफॉर्म ऑफ द पावर सेक्टर जो है वो डिजायर्ड लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसे सिंपली जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, हम बी मार्क करेंगे, दैट इज प्रोबेबली ट्रू। चलिए इसी के और तीन, चूंकि यहां जगह नहीं था तो दूसरे स्लाइड में जाके तीन और इसके और भी जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस को और भी हम देखें। ये तो सेम पैसेज है, चूंकि वहां जगह नहीं था इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। तो इस स्लाइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे सीधा सीधी चले जाते हैं, जहां पूछा गया है इंडियन पावर सेक्टर इज येट टू अटेन स्टेटस कंपेरेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए ये बात तो कहीं नहीं बोला गया है, पावर्स प्रॉब्लम्स बोला गया है, पावर की प्रॉब्लम है, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये हमें पता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में पावर समस्या है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो ये ना विरोध में है ना सपोर्ट में है, और शायद थोड़े से डाटा और मिल जाते तो हम इसके ऊपर कुछ बोल सकते थे। तो नेचुरली हम यहाँ पे बहुत ही सेफ हम लेते हैं, हम बोलते हैं कि डाटा आर इनएडिक्वेट। जरूर इन बातों को नजर रखेंगे कि हम डाटा आर इनएडिक्वेट कहाँ कहते हैं और कहाँ प्रोबेबली ट्रू कहते हैं, कहाँ प्रोबेबली फॉल्स कहते हैं। अब आता है पावर थेफ्ट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू लॉस इन पावर सेक्टर। जी हाँ जनाब, चिल्ला चिल्ला के इसने बोला हुआ है, तो ये संपूर्ण रूप से सत्य है, दैट इज द डेफिनिट ट्रू, क्योंकि लिखा हुआ है। तो 4 नंबर पे तो हमें कोई संदेह है नहीं। 5 नंबर आते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस इज मच लेस देन 30% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन इज मच लेस, और यहां ओवर बोला हुआ है, यहां मच लेस बोला, ये ओवर बोला है। ओवर का मतलब ज्यादा, यहां बोलता है कम, ये तो उल्टा बोल दिया है भैया। उल्टा अगर बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली फॉल्स, गलत बयानबाजी की है। हिंदी में क्या बोलेंगे, आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, तो गलत बयानबाजी का ही तो इंग्लिश है भैया, डेफिनेटली फॉल्स। और जिसमें हम चिल्ला के बोलते हैं, क्यों चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि यहां दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो फिर हम इसके लिए चिल्ला के बोल रहे हैं। आइए अब इस नए पैसेज को देखें, छोटा पैसेज है, फटाफट हो जाएगा। द फोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बोलता है कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन करने वाले कारखाना जो है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का चेंज होता है उसका एक प्रभाव पड़ता है। बट द रियल इफेक्ट विल बी ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक airline, insurance and consulting, both technical and managerial, designing and executing jobs। लेकिन असल में जो इफेक्ट है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सर्विस इंडस्ट्री, जैसे आपका होटल हुआ, एयरलाइन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, कंसल्टिंग हुआ, जिसमें टेक्निकल और मैनेजरियल, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिव जॉब्स है, जिसमें जो है टेक्निकल भी है, मैनेजरियल भी है, डिजाइनिंग भी है और एग्जीक्यूशन जब सब में प्रभाव पड़ता है। Another feature of technological change by the end of century will be the resistance to change from within and outside the organization। जब भी वो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया तो इंडस्ट्री के अंदर से और इंडस्ट्री के बाहर से इसका विरोध हुआ।
सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन विल रिक्वायर ए, बोलता है कि अब सेटिस्फैक्टरी इसकी बने स्वाभाविक एवं सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व करने के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए विल रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एंड इट्स यूजर्स। अब बोलता है कि इनके बीच में ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो प्रतिरोध है, इसको हटाने के लिए सरकार, इंडस्ट्री और उसके उपयोग करने वाले यूजर्स, इन तीनों के बीच में एक जबरदस्त कोऑपरेशन चाहिए, तभी ये हो सकता है। मैनेजमेंट एंड यूनियन एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस फंक्शन, साथ साथ में मैनेजमेंट भी है और यूनियंस भी है। मतलब है कि जब भी ये चेंजेस आते हैं तो बोला गया है कि इंडस्ट्री के अंदर में, इंडस्ट्री के बाहर में एक विरोध होता है, और इस विरोध को हटाने के लिए सरकार, इंडस्ट्री, उपभोक्ता, मैनेजमेंट, यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है, उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर समन्वय होना चाहिए। तो बड़ा फटाफट ही तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन लेस एमिनेबल टू टेक्नोलॉजिकल चेंज देन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। गलत भैया, गलत गलत गलत, कहीं तो बोला ही नहीं है इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, ये तो होता ही नहीं है, बोला ही नहीं गया है। चूंकि बोला नहीं गया है, बोला गया कि सबकी समस्या है, और ये उल्टा बोल दिया। जैसे उल्टा बोल दिया तो क्या होगा? इट्स डेफिनेटली फॉल्स। ये डेफिनेटली फॉल्स का केस है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कंक्लूजन पे। द टेक्नोलॉजिकल चेंज विल अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन लिविंग द अदर्स। बोला ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पे ही ये मतलब ये करता है, प्रभाव डालता है, दूसरों पे नहीं। देखो यहां तो कैटेगोराइजली बोला गया है, मैनेजर्स पे है, टेक्नोक्रेट्स पे है, और भी तो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर और कुछ ज्यादा बोला होता कि दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है ये बोला होता, या किन किन पे ऊपर इफेक्ट नहीं करता बोला होता, तब मैं इस इन्फेरेंस की स्थिति में था कि ये सही है या गलत है। यहां तो मुझे लग रहा है कि डाटा इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, क्योंकि और भी कुछ जानने की जरूरत है। डेफिनेटली ट्रू बोलने के लिए, प्रोबेबली ट्रू बोलने के लिए, डेफिनेटली फॉल्स बोलने के लिए, प्रोबेबली फॉल्स बोलने के लिए डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए हम डाटा जो दिया गया है उसे हम इनएडिक्वेट बोलेंगे। अब 8 नंबर पे देखते हैं। एज कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल बी लेस अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। यस, ये बोला गया है। ये पहले जो बोला गया है उसमें बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज जो है ये टेक्नोलॉजिकल चेंज से अफेक्टेड हुआ है। तो ये चूंकि बोला गया है तो इसे हम डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे, क्योंकि ये बोला गया है। अब देखिए यहां बोला टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज ऑलरेडी सेट इन। टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑलरेडी जितना होना था हो गया है। एक बात है, यह कहीं ऐसा बोला तो नहीं गया है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आग लगा, दमकल आया बुझाने के लिए, फिर लोग घर चले गए, तो यहां से एक तो मैंने कल्पना किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि आग बुझ गया है, तभी तो लोग घर चले गए हैं, दमकल भी चला गया। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज ऑलरेडी सेट इन। अब है कि विरोध कम हो गया है, सारा कुछ कम हो गया है, तो नेचुरली हम ये पकड़ सकते हैं कि ये जो इन्फेरेंसेस दिया गया, ये कंक्लूजन जो है ये प्रोबेबली ट्रू है, क्योंकि बोला कहीं पे नहीं गया है। लेकिन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को बोल सकते हैं कि इट्स प्रोबेबली ट्रू। ये वास्तव में सत्य, ये सत्य प्रतीत होता है, संपूर्ण रूप से सत्य में बोल नहीं सकता। अब इस सवाल पे इस पे आते हैं, कंक्लूजन पे। पीपुल प्रेफर स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जैसी की अवस्था तैसी बना रहना चाहिए। पीपुल प्रेफर्स। इस मामले में
कहीं कुछ बोला नहीं गया है, ना हां बोला गया है ना बोला गया है। तो मैं हां या ना तभी बोल सकता हूं जब कोई इसके रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन हो, सीधा सीधी आए या घुमा के आए, मतलब अगर लिखा हो या प्रतीत होता हो, ये दोनों ही नहीं है इस पैसेज में। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास कुछ डाटा और मिलता, कुछ और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता, तो मैं इस अवस्था में होता कि ये बोल पाता कि जो लोग जो हैं वो जो अवस्था है उसी अवस्था को बने रहना देना चाहते हैं। लेकिन इस पैसेज में ना हां में बोला गया है ना में बोला गया है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा इसमें, द डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडिक्वेट टू आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे को अब लगता है कि आपके पास ये जो अभी मैंने 25 तरह के जो एक पैसेज को लेके 3 पैसेज को लेके जो मैंने किया, उससे बहुत सारा अंदाजा लग गया होगा कि अगर अर्थ को इस हिसाब से देखा जाए तो करना कितना आसान है। चलिए, आधा घंटा तो व्यतीत हुआ, लेकिन इस आधे घंटे में हमने समझा कि इस चीजों को किस तरह से अर्थ को जानते हुए किया जा सकता है। और इसको करने के लिए एक स्वाभाविक क्षमता चाहिए होता है, कुछ भी और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये बहुत ही आसान है। अब तो मैं आशा करता हूं कि अब इस क्लर्क लेवल में भी ये आ जाएंगे और 5 मार्क्स के सवाल होते हैं, तो आप किसी भी हालत में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसको जानना और स्वाभाविक रूप से जानना, जो संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है वो डेफिनेटली ट्रू है, जहां अंदाजा होता है वो प्रोबेबली ट्रू है, जहां डेफिनेटली उल्टा बोला जाता है वो डेफिनेटली फॉल्स होता है, जहां थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है उसको क्या बोल सकते हैं, उल्टा बोलने की कोशिश किया गया है उसको प्रोबेबली फॉल्स बोलते हैं। और जहां ना हां में बोला गया है ना में बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम बोलते हैं वो डाटा इनएडिक्वेट है। और कुछ डाटा अगर हमें मिलता तो इस पे हम सही जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कुछ चीजें अभी आपके इन्फेरेंसेस के संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। ओके, धन्यवाद।